हेलो दोस्तों, अब तो आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और अब हम आगे पढ़ते हैं। आज हमारा मैट्रिक्स का लेक्चर 3 होगा। इसके पहले 2 लेक्चर हो गया है। चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जो लेक्चर पढ़ेंगे, जो वीडियो पढ़ेंगे, वो हमारे वनडे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ से आपके वनडे एग्ज़ाम में, चाहे आप एयरफोर्स यक्स ग्रुप ले लीजिए, एनडीए ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत सारे आते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आगे कि देखिए, आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार। चलिए, आव्यूह के प्रकार में देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, हम आपको ये ज़रूर बताएंगे। और आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें आपका आव्यूह के प्रकार होते हैं। जैसे हम कहें यहाँ पर, पहला आव्यूह आपका होता है क्षैतिज आव्यूह, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। दूसरा आव्यूह आपका होगा यहाँ पर वर्ग आव्यूह। तीसरा आव्यूह विकर्ण आव्यूह। इसके बाद ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है, शून्य आव्यूह, तत्समक आव्यूह और अदिश आव्यूह, ठीक है ना। तो अब हम इनके बारे में एक एक प्रकार से अध्ययन करेंगे कि हॉरिजॉन्टल आव्यूह क्या होते हैं, वर्टिकल आव्यूह क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये सब, ठीक है ना। चलिए, पहला है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, केवल आपको डिफिनीशन बताएंगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उस टाइप को हम यहाँ पर बताएंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता कैसे है। चलिए, क्षैतिज आव्यूह होता क्या है? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। ऐसा आव्यूह जिसमें ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, क्योंकि शुरू में गलत हो गया है। ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, उस आव्यूह को हम क्षैतिज आव्यूह बोलते हैं। इंग्लिश में द नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रो, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल थ्रू हम समझते हैं। ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6, ये दिया गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, 2 क्रॉस 3। किस ऑर्डर की है? 2 क्रॉस 3। कितने रो हैं यहाँ पर? 1 और 2। कितने कॉलम हैं? 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमने डिफिनीशन क्या बताई कि जो पंक्ति की संख्या होगी, ठीक है, रो की जो संख्या होगी वो कॉलम की संख्या से कम होगी। मतलब जो कॉलम की संख्या होगी वो रो की संख्या से अधिक होगी, ठीक है ना। तो इस आव्यूह को हम क्या कहेंगे? क्षैतिज आव्यूह। अब यहाँ से इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? AIJ, ठीक है ना, M क्रॉस N, ऐसे वेयर, जहाँ हम यहाँ पर लिखेंगे कि AIJ में, ठीक है, M लेस देन N, ऐसे। ये इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका ऐसे ही बनेगा कि यदि A बराबर AIJ M क्रॉस N ऑर्डर की मैट्रिक्स है जहाँ M लेस देन N, ठीक है, तो यह कौन सा आव्यूह होगा? यह कौन सा आव्यूह होगा? तो ऐसे आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे और उसमें ऐसे रहेगा, तो आप अगर पढ़े रहेंगे सही तो आप लगा ले जाएंगे, ठीक है ना। अब आगे इसमें देखेंगे हम दूसरा क्या है
इसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा आव्यूह यहाँ है आपका वर्टिकल, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, इंग्लिश में बोलेंगे वर्टिकल आव्यूह। ये जो होता है ये क्षैतिज आव्यूह का रिवर्स होता है। किसका? क्षैतिज आव्यूह का रिवर्स होता है। कहने का मतलब क्या होगा कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, तो वह आव्यूह ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। जैसे एज अ एग्जाम्पल हम यहाँ पर चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 ये दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कितने रो हैं, 1 2 3, कितने कॉलम हैं, 3 2। ये परिभाषा क्या है कि नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। लिखेंगे कैसे? A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N वेयर M ग्रेटर देन N, ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो आव्यूह होगा ये आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं तीसरा क्या है, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। तीसरा आव्यूह है वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब ये क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, उस आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर लिख दें A इक्वल टू 1 2 5 2, ऐसे लिख दिए, ठीक है। कितने रो हैं? 2, कितने कॉलम हैं? 2, ये, ठीक है ना। इस आव्यूह को हम क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह या स्क्वायर आव्यूह। और ये जो है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके NDA एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। आप इसको नोट ज़रूर करिएगा, स्क्वायर आव्यूह। क्यों? हम आगे आपको बता रहे हैं ऐसा क्यों है। देखिए ये स्क्वायर आव्यूह मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N, ठीक है ना, वेयर M इक्वल टू N, ठीक है, M इक्वल टू N। अब यहाँ पर चूँकि M और N क्या है? बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? A इक्वल टू AIJ M क्रॉस M या N क्रॉस N। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? M क्रॉस M, क्योंकि यहाँ पर M और N क्या है? बराबर है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब कभी ऐसे आ जाए कि उस आव्यूह की कोटि क्या हो जाए? बराबर हो जाए, मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाते हैं, तब वहाँ पर उस आव्यूह में हम जिस कोटि की होती है, जैसे यहाँ पर क्या है 2 क्रॉस 2 कोटि की है, इसे हम बोलेंगे ये 2 क्रम का आव्यूह, 2 क्रम का आव्यूह, या इसे हम ऐसे कहेंगे कि 2 ऑर्डर का आव्यूह, इस तरीके से, ठीक है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो आव्यूह दिया गया है ये 2 क्रॉस 2 का है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। ये कहेंगे कि ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है ना। जो मैट्रिक्स लिखी गई है इसका क्रम कितना है? 2 है। मतलब यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये n क्रम का आव्यूह है, ठीक है ना। n क्रम या n ऑर्डर का आव्यूह है, ये m क्रम का आव्यूह है, चाहे m लिखेंगे चाहे n। कहने का मतलब कि यहाँ पर दो में से हम केवल यहाँ पर एक को ही लिखकर दिखाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि यदि एक आव्यूह 3 क्रॉस 3 का है, 3 क्रॉस 3 का है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? 3 क्रॉस 3 का आव्यूह, 3 ऑर्डर का आव्यूह, ऐसे, ठीक है ना। तो जब वर्ग आव्यूह में क्या होता है कि यहाँ पर केवल हम एक को ही लिखते हैं जिस ऑर्डर की होती है। अगर 3 क्रॉस 3 का है तो हम क्या लिखेंगे? ये 3 ऑर्डर का आव्यूह
है, इस तरीके से, ना कि ये हम कहेंगे कि ये 3x3 ऑर्डर का अवयव है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। ये वर्ग अवयव हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर विकर्ण अवयव। क्या पढ़ेंगे? विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव जिसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब यहाँ से देखेंगे ये क्या होता है कि देखो, ऐसा अवयव जिसमें विकर्णों की संख्या को छोड़कर सभी अवयव 0 हों। ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्णों की संख्या को छोड़कर सभी अवयव 0 हों, उस अवयव को हम विकर्ण अवयव कहते हैं। कैसे? आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल में। जैसे a बराबर ये दिया गया है आपका 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 4, ये। ठीक है ना। किसी भी वर्ग अवयव में 2 डायगोनल होते हैं। आपका ये पहला डायगोनल, इसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य विकर्ण या प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं? मुख्य विकर्ण या प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है ना। तो विकर्ण अवयव क्या है कि ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सारे अवयव क्या हैं? 0 हो, उस अवयव को हम विकर्ण अवयव कहते हैं। नीचे देख लेंगे यहाँ पर साइन में a = aij यम। चूँकि अब यहाँ पर ये कैसे होंगे? स्क्वायर अवयव होंगे, मतलब वर्ग अवयव होंगे, तो हम इसको यम क्रॉस यम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यम क्रॉस यम, ये लिखेंगे। वेयर ऐसे वेयर। अब चूँकि विकर्ण अवयव में क्या होते हैं? ये आपके a11 a22 a33, ये a11 a22 a33 ये सब क्या होंगे? ये डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होंगे। तो होंगे क्या? ये आपके एनी नंबर, कोई संख्या होंगे, कोई संख्या होंगे। ये क्या होंगे? कोई संख्या होंगे, लेकिन 0 नहीं होंगे। अदरवाइज इसको छोड़कर बाकी जितने अवयव होंगे उनके मान कितने होंगे? आपके 0 होंगे। इस अवयव को हम क्या कहेंगे? विकर्ण अवयव कहेंगे। ठीक है। अब अगला देखते हैं। विकर्ण अवयव के बाद नेक्स्ट, ठीक है, अगला आपका आ जाएगा यहाँ पर अदिश अवयव। अदिश अवयव जिसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अदिश अवयव क्या बोलेंगे इसे? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं ये क्या होता है। ऐसा विकर्ण अवयव, आप परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, उस अवयव को हम अदिश अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, क्या दिया गया है? 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये दिया गया है ना, 3x3। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये एक विकर्ण अवयव है। क्यों? क्योंकि मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे अवयव 0 हैं। कैसा? इस विकर्ण अवयव में जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो क्या है? समान है। कैसे हैं? समान है। तो इस अवयव को हम क्या कहेंगे? अदिश अवयव कहेंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? a बराबर aij, ठीक है ना, यम क्रॉस यम। ठीक। अब यहाँ पर देखिए aij इज इक्वल टू में व्हेन ऐसे लिखेंगे, व्हेन i इज इक्वल टू j, मतलब i और j के मान क्या है? जब बराबर a11 a22 a33, ठीक है ना, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अवयव का मान आपका आएगा k का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ये सभी क्या होंगे? समान होंगे। कोई एक नंबर आपको प्राप्त होगी जो सभी में समान होगी। इसके बाद आगे, जब i बराबर j ना हो, i डज नॉट इक्वल टू j, ठीक है,
तब यहाँ पर अवयव का मान क्या होगा 0। कहने मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पर देखिए ये कितना है A12 A13। अब यहाँ पर I और J के मान बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पर इसका मान कितना 0 आया है जब I और J बराबर नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप। देखिए अगला क्या है, अगला आपका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक आव्यूह। देखिए ये क्या होता है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करेंगे, आई से डिनोट करते हैं। ये भी आपका क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज़ सवाल लगाने में बहुत होता है। ठीक है। चलिए तत्समक आव्यूह क्या होगा, चूँकि क्या है आइडेंटिटी आव्यूह, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है एक। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव केवल एक हो। ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव केवल एक हो, उस आव्यूह को हम तत्समक आव्यूह कहते हैं। कैसे, A बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये दिया गया है 3 क्रॉस 3 का। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये विकर्ण आव्यूह है, लेकिन इनके मुख्य विकर्ण के अवयव कितने हैं, केवल एक है। इसका मतलब ये कौन सा आव्यूह हुआ, तत्समक आव्यूह कहलाएगा। ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, A = AIJ बराबर, ठीक है ना, सॉरी M क्रॉस N वेयर या वेन, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे, जहाँ AIJ में I बराबर J क्या आ जाएगा 1। मतलब जब I और J के मान बराबर आएंगे तब उस अवयव का मान कितना आएगा 1 आएगा। और जब I डज नॉट इक्वल टू J, ठीक है ना, तब यहाँ पर कितना रहेगा 0 रहेगा। क्या रहेगा 0। ठीक है। अब इसमें एक विशेष बात और क्या है कि जब सवाल देता है ना, तब वहाँ पर क्या कहेगा, I एक तत्समक आव्यूह है। ठीक है। तो वहाँ पर I के साथ तत्समक आव्यूह तो है, लेकिन उसकी कोटि क्या है, उसकी कोटि। तो तत्समक आव्यूह में जो कोटि होती है उसको हमेशा इस I के साथ डिनोट करते हैं। जैसे ये लिख देते हैं I2। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह लिखा हुआ है जिसका ऑर्डर कितना है 2 है। ठीक है। अगर कहीं लिखा है I3, इसका मतलब क्या है कि एक तत्समक आव्यूह लिखा गया है जिसका ऑर्डर कितना है 3 है। समझिए नहीं, तो सवाल में ऐसे दिया रहेगा कि I2 है, I3 है, इस तरीके से, तो आप समझ जाएंगे वहाँ पर कि I2 का मतलब क्या है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना 2 है। समझ गए इतना। ठीक है। अब आगे हम सीखेंगे, अगला आपका बचा हुआ है शून्य आव्यूह 0 मैट्रिक्स। शून्य आव्यूह 0 मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं क्या है शून्य आव्यूह। क्या बोलेंगे इसे हम 0 मैट्रिक्स। इसका मतलब ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या हैं 0 हो। ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव 0 हो, उस आव्यूह को हम शून्य आव्यूह या 0 मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लिख दें A बराबर 0 0 0 0 2 क्रॉस 2, ठीक है ना। तो ये कैसा आव्यूह हुआ आपका, ये शून्य आव्यूह हुआ। ठीक है। हमें लगता है आप इतनी बात समझ गए होंगे आव्यूह के प्रकार में। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन यहाँ जो बनते हैं, जो नीचे जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, आपके सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। आपको यहाँ पर लिख कर दे देता है ऐसे, उसके बाद फिर पूछता है ये कौन सा आव्यूह है। और क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, NDA एग्ज़ाम में हो, एयरफोर्स यक्स ग्रुप में हो, ठीक है ना, और बहुत सारे जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं उसमें आव्यूह के ये टाइप से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये तो था आव्यूह के प्रकार। अब आगे इसमें कुछ संक्रियाएं हैं हम देखेंगे।
देखिए इसमें एक टॉपिक है आपका अवयवों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये क्या होता है? अवयवों की समानता, ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अवयव समान कब कहलाएंगे? समान का मतलब यदि दो अवयव आपके सामने लिखे गए हैं तो आप उनको किस कंडीशन पर कह सकते हैं कि ये दोनों अवयव समान हैं। ठीक है ना, तो उस कंडीशन को हम यहाँ पर देखेंगे अवयवों की समानता में। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है a बराबर एक अवयव लिखा गया है 1 2 3 4। ठीक है, ये दिया गया है और जिसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। ठीक है, b बराबर दिया गया है 1 2 3 4 इस तरीके से ऐसे। ठीक है, ये भी इसका ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 2। कहने का मतलब क्या हुआ कि अवयवों की समानता के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है कि उनकी कोटि समान होनी चाहिए। मतलब अगर दो अवयव लिखे गए हैं तो वो समान कब होंगे कि जब उनकी कोटि बराबर होगी, उनका जो आर्डर होगा, यदि आर्डर बराबर है तो अवयव समान होंगे। ये इसकी पहली कंडीशन है। ये इसकी क्या है? पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसकी क्या है कि जब अवयव के संगत अवयव के मान बराबर हो। संगत अवयव, एक शब्द यहाँ पर क्या आया? संगत अवयव। संगत का मतलब क्या हुआ कि ए का पहला अवयव जो है वही बी का भी पहला अवयव हो। ठीक है, ए का जो दूसरा अवयव है वही बी का भी दूसरा अवयव है। तो ये क्या है? इनके संगत हैं। ये क्या है? इनके संगत। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब अवयव के संगत अवयव के मान बराबर होंगे तो ऐसे अवयव को हम क्या कहेंगे कि दोनों अवयव आपके समान अवयव हैं। ठीक है, दो कंडीशन हुई। पहली कंडीशन क्या है कि अवयव की कोटि बराबर होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन क्या है कि उनके संगत अवयवों के मान बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए ए एक अवयव दिया गया है ए आई जे यम क्रॉस यन। ठीक है ना, और एक बी दिया गया है बी आई जे पी क्रॉस क्यू। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन क्या है कि यदि इसकी कोटि बराबर हो, यदि इनकी कोट क्या हो? बराबर हो। मतलब कि यम क्रॉस यन बराबर पी क्रॉस क्यू। ये कोट की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना, कि जिस कोट में ये लिखा गया है उसी कोट में ये भी लिखा होना चाहिए। नंबर ऑफ ऑर्डर इज इक्वल। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इनके जो संगत अवयव हैं वो बराबर हो। मतलब पहला इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव के बराबर हो, इसका दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव के बराबर हो, इस तरीके से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि इनके संगत अवयव के मान बराबर हो। ये इनके संगत अवयव के मान बराबर हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अगर कहीं ऐसी कंडीशन मिलती है दो अवयवों के साथ तो हम ये कहेंगे कि दोनों अवयव कैसे आपके समान अवयव हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका समान अवयव। अब समान अवयव पे आपके बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, कैसे आता है हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन की प्रकृति समझाएंगे। ठीक है ना, आइए देखते हैं। आप लोग बस मेहनत करिए। ठीक है, बाकी डरिए नहीं, हम आपके साथ हैं। आपकी कंप्लीट तैयारी होगी बोर्ड की। चलिए, और हाँ, आप टेंशन ये मत लिया करिए। आपको पहले भी हमने बताया है कि कुछ लोग कहते हैं मैथ बहुत टफ होती है, तो मैथ बहुत ही आसान होती है, मैथ टफ नहीं होती है। बस केवल एक व्यूमर्स, एक अफवाह लोग फैला देते हैं कि मैथ बहुत कठिन होती है। ठीक है ना, अगर आप इसे मन लगाकर अपनी भावनाओं के साथ जोड़कर पढ़ेंगे तो श्योर ही ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। इससे आसान तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता है।
ठीक है दोस्तों, बस केवल आपको इसमें मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो होता है ना, किस चीज़ को पाने के लिए हमें शिद्दत से लगना पड़ता है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए ठीक है। अब आव्यूह के जो समानता है इस पर क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? जैसे कहेगा कि यदि ए और बी समान आव्यूह हैं, ए और बी समान आव्यूह हैं, तो यहाँ लिखा रहेगा ए का मान क्या है, x y 2 और 3, 2 क्रॉस 2, ठीक है। और यहाँ b बराबर रहेगा 4 3 और यहाँ पर रहेगा z और यहाँ पर क्या रहेगा 1। ये भी कितना है 2 क्रॉस 2 दिया रहेगा। कहेगा तो x y और z का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, ऐसे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b क्या है, सवाल में पहले ही बोल दिया गया है कि a और b समान आव्यूह हैं। जब समान आव्यूह हुए तो इनकी कोटि बराबर होगी, पहली कंडीशन कोटि बराबर है। और दूसरी कंडीशन क्या है, इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। संगत का मतलब पहला अवयव पहले अवयव के बराबर, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर, तीसरा तीसरे और चौथा चौथे के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब जब संगत अवयव बराबर होंगे तो हम इनकी तुलना कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। जब तुलना करेंगे यहाँ पर तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, y बराबर कितना आएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, और z बराबर कितना रहेगा 2। ऐसे z बराबर कितना आ गया 2। तो ये आपके x y और z के मान आ गए। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये तो आसान सा क्वेश्चन था और टफ बनते हैं। आप टेंशन ना लीजिए, हम आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बस आपका काम केवल यही है कि आप मेहनत से जी जान से जुट जाइए पढ़ने के लिए, ठीक है ना। जितना भी आपको पढ़ाया जाए यहाँ पर आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप भी कुछ